अभी आज दशहरा है। दशहरा के बारे में बहुत लोगों के सवाल है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अबाउट लाइक रावण वाज अ वेरी रावण वाज आल्सो वेरी गुड भक्त ना, वो बहुत बड़े भक्त थे ना, उन्होंने शिव को मतलब प्रकट किया एंड वरदान मांगा एंड ऑल दैट। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? हम कहते हैं रावण को जलाते हैं, तो अंदर के रावण को जलाते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? हमारी सारी माइथोलॉजिकल जो डिपिक्शन है वो काफी सीक्रेटिव है। हम जब कॉन्शियसनेस के लेयर्स में उतरते हैं तब उसकी ब्यूटी समझ आती है। अगर आपने देखा है तो श्रीमद् भागवत में विष्णु के 10 अवतार 9 अवतार की बात की गई है, जिसमें राम भी है, कृष्ण भी है, बाकी सारे हैं, नरसिंह है, वराह है। वो 10 के 10 किसी राक्षस का वध कर रहे हैं। हमारी सारी माइथोलॉजी में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण कंस का वध कर रहे हैं, राम रावण का वध कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग राक्षसों का वध का वर्णन हमेशा रसे रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक सिग्निफिकेंस में लोग ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं जो बात को नहीं समझते हैं, बात को ऊपर ऊपर से देखते हैं। तो वो तो कहते हैं कि महाभारत और रामायण सिर्फ वायलेंस की बात है ना। अब इस वायलेंस में क्या होता है कि अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे ना तो सारी फिल्मों के अंदर यही बात आती है। हर स्टोरीज में कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली एक हीरो होता है, एक उसका विलन होता है और वो उसे ओवरकम करता है। ये ही बेसिक फंडामेंटल स्टोरी है। लेकिन हर इस बात में जो महानता है, द डेप्थ ऑफ इट इज इन द भागवत एंड रामायण, इट इज अनमैच्ड, अनबिलीवेबल, inexplicable for the common mind. You need to have that depth, इतनी गहराई से उसको समझने की ताकत होनी चाहिए। और उसका सही कारण ये है कि अब इससे कुछ भी कह लो, मैं 10 सर बोल दो, तो it is a kind of 10 minds, how much thought it can be created. So it's a multiple of thoughts, that 10 personalities within you. It can be said that कौरव कहेंगे ना तो कौरव का पांडवों ने वध किया, ठीक है, कौरव करोड़ों, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो 1 करोड़ भाइयों को जन्म देना इट्स नॉट अ ह्यूमनली पॉसिबल थिंग। तो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर करोड्स ऑफ थॉट्स। और उसका पांडवों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5 इंद्रियों से है। तो और करण? यहाँ पे राम जो है नहीं, और करण? वी आर डिस्कसिंग पहले रामायण। तो रामायण की पूरी पूरी कहानी में जब हम, सिंपल सी बात है, उसने क्या किया, अपने अधिकार के लिए लड़ा, ठीक है। तो यहाँ सीता का रिप्रेजेंटेशन क्या है, राम का रिप्रेजेंटेशन क्या है? राम का रिप्रेजेंटेशन है, सीता का है
it is our lower chakras, the female, and also the split part of the energy. That's a feminine energy and a masculine energy. So ये कहते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी के बगैर राम तो थे ही नहीं, अधूरे ही थे। तो फेमिनाइन एनर्जी को वो धरती पुत्री थी, और हमारे 3 लोअर चक्रास रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट। पहले के नीचे के तीर नीचे से जमीन से जुड़े हुए हैं, ऊपर के 3 है वो आसमान से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो देखो तो कोई कहीं एवरीथिंग इज यूनिफाइड, बट सारी यूनिफिकेशन में डिविजन्स होते हैं, सेपरेशंस होता है, फिर वापस उसका यूनिफिकेशन होता है। तो इस प्रक्रिया में रावण का वध करना, इसका अर्थ है अपने अंदर के किसी शत्रु का वध करना। तो यहाँ पे और विजयादशमी कहा है, विजयादशमी। अगर मैं ये ना बोलता हूँ, विजया और एक दूसरी है जो विष्णु के द्वारपाल थे। तो माइथोलॉजिकली अगर आप बहुत गहराई से समझेंगे इस बात को, वो पूरा डिस्कशन हमें डिफरेंट डायमेंशन पे लेके जाना पड़ेगा। और नवरात्रि हम ज्यादा से ज्यादा शरद नवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन नवरात्रि 4 होती है। अभी अभी चैत्र नवरात्रि के बारे में हम थोड़े ज्यादा जागरूक हुए हैं। नवरात्रि is all about seasonal change and accepting the seasonal change and getting over the what is that you have to leave behind in terms of the health, in terms of the your ideas, your thoughts, what is stopping you, that you have to get rid of, and वहां पे आपको विजय पाना है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल जर्नी की बात है। और एवरी टाइम आप देखेंगे कि विजयादशमी से आपको एक ये इतना ब्यूटीफुल साइकोलॉजी है कि किसी भी पश्चिम के साइकोलॉजिस्ट से हम कहीं गुना एडवांस थे। हमारी आपकी जो भी उम्र रही होगी, हम ये बात को हर टाइम विजयादशमी की बात करते हैं, राम ने रावण का वध किया। हम इतनी मूवीज देखते हैं, इतने सब में क्या इम्पोर्टेंट, हमको क्या अच्छा लगता है, हीरो जीतता है। जब हीरो जीतता है तो हीरो की जो जिस चीज को हम पसंद करते हैं ना, वो चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। और जब जीत की हमेशा बात आती है, तो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में क्या रहेगा, जीत रहेगी ना। आप एक मूवी देखना शुरू करें किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या टीवी चैनल पे, और आप है ना आधे में छोड़ दो। अब 10 दिन वहां पे हाथ मत लगाओ, आपकी अंदर की परिस्थिति को देखो, आप क्या परिवर्तन आता है, करके देखिए। ये प्रयोग है, उस दिन आपको समझ आएगा कि राम और रावण की इस कहानी में, कृष्ण और कंस की इस कहानी में कितनी साइकोलॉजिकल गहराई है। कि वहां जब कोई जीतता है तो तुम्हें क्यों मजा आता है, हमें फाइट में क्यों मजा आता है, वो छोड़ो। आप हर एक स्पोर्ट्स की फाइट में हमें क्यों आनंद आता है? बिकॉज हम जब भी जीतता है कोई तो हमें अच्छा लगता है। नहीं है, हमारे लोग जिससे हम एसोसिएट है वो हारते हो तो अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो ये फाइट को है ना किसी भी तरह से वन अगेंस्ट नहीं समझना है। ये बात हमें कृष्ण ने समझाई उसके बचपन में जब राक्षसों का वध कर रहा था तभी। वो कैसे समझाई मैं बताता हूँ, लेकिन इस वक्त पे हमें ये देखना है कि ये किसी भी स्पोर्ट्स में जो फाइट होती है ना, वो वन अगेंस्ट नहीं होती है।
वो अपनी ही फाइट अपनों से होती है। तो कॉन्शियसनेस इज फाइटिंग विद द कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस इज विनिंग। जो हायर कॉन्शियसनेस पे जाता है, अब आप पहले की क्रिकेट देख लो, आज की क्रिकेट देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आया है। तो दैट्स ए राइज ऑफ द कॉन्शियसनेस। आप पहले की टेनिस देख लो, आज की टेनिस देख लो, पहले का बैडमिंटन, एवरीवेयर द bars are going up and up. That is the raising of consciousness on a physical level, on an emotional level, on psychological level, on your capacity, on your strength, on your dreams, on your aspirations, on your achievements, on your goals. Which part is left? So that's an overall growth of the consciousness. So यहाँ पे डिफरेंस इतना है मैच में और लड़ाई में कि हमें इसको एक को नाश करना है। अब अंदर क्या है उसको नाश करना है, ये डिपिक्शन है। जब आप बाहर देखते हो ना तो आपको ये सिद्धांत अभी अभी कुछ समय पहले हमें मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बाहर जैसा आप अनुभव करते हो ना वैसे ही आपके वो न्यूरॉन्स फायर होते हैं। यानी आप किसी को लड़ते हुए देख के कोई जीतता है ना तो आपके अंदर भी सेम न्यूरॉन्स फायर होते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये साइंस हमारे व्यास मुनि जी ने कितनी अच्छी तरह से, वाल्मीकि ने और व्यास मुनि ने कितनी अच्छी तरह से समझा होगा। कितने एडवांस साइकोलॉजिस्ट थे। हालांकि आज क्यों है, अगर आप मुझे हमेशा पूछते हैं ना सर आप जो बात कहते हो क्यों लोग का एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि वो लेवल की कॉन्शियसनेस नहीं है। जब मैं यहाँ पे एकदम साधारण बात करूँ, एकदम साधारण, चलो मेरे हिसाब से साधारण, अरे राम ने रावण को ऐसे मारा, रावण का ये कारण था, ये था, वो था, आपको मेरी बात बहुत पसंद आएगी, हाँ बहुत वायरल होगी मेरी बातें। हम यहाँ बहुत हायर कॉन्शियसनेस से डील कर रहे हैं। यहाँ हम ये पढ़ा हुआ नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्टली कनेक्ट करके बात करते हैं। हम कॉन्शियसनेस की गहराई को, उसकी the grandeur of it we understand. मैंने तो बहुत ब्यूटीफुल सोर्स देखे हैं यूट्यूब पे, इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा डिपिक्शन, इतना अच्छा ज्ञान की परिभाषा, इतना अच्छा स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, साइकोलॉजिकल ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और दूसरे भी हैं साधारण। तो कॉन्शियसनेस इस वक्त पे जो है, अभी वर्ल्ड एक ऐसे स्टेज पे आने वाला है श्री विद्या जी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहे हैं रिलीजन में, मेरा झंडा, मेरा कलर, है ना, मेरा रिलीजन, ये सब कुछ आगे जाके खत्म होने वाला है। इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर आने वाले हैं। हम प्यार की, करुणा की भाषा कब सीखेंगे? हम तेरा मेरा करने से ही कब बाहर निकलेंगे? हम अपनी इंडिविजुअलिटी को कितना इंपॉर्टेंस देंगे? हमें कलेक्टिव अचीवमेंट्स, हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमें कलेक्टिव थॉट प्रोसेस। आपको पता है कोई भी ऐसा आपके पास आता है क्या बोलता है? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरा ये। It is good to be selfish because being selfish